मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मैटर पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 6 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है अमेरिका सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, विवेचना करें। अमेरिकी जो सीनेट है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, विवेचना करना है। ठीक है। आज हम लोग इसी क्वेश्चन में समझेंगे कि सीनेट क्या होता है और प्रतिनिधि सभा क्या होता है, अमेरिका का जो विधायकी होता है उसमें क्या कौन से सदन होते हैं। ठीक है। इसी में हम लोग समझेंगे वीटो क्या होता है, सब कुछ इसके बारे में जो है पहले भी मैंने वीडियो में बता रखा है। और जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तभी आप इसको समझ सकते हैं आराम से। दोस्तों, चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि सीनेट क्या होता है। ठीक है। तो विधायिका जो होता है, आपका जो राष्ट्र अमेरिका है वहाँ पर दो विधायकी होते हैं, दो सदन होते हैं, एक होता है ऊपरी सदन और दूसरा निचला सदन। तो जो ऊपरी सदन है वो आपका सीनेट है, और सीनेट में क्या होता है तो 100 सदस्य होते हैं। 100 सदस्य जो है हर एक राज्य से दो सदस्य चुने जाते हैं, और सभी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और जो सीनेट होता है उसको ऊपरी सदन कहा जाता है। ठीक है। लेकिन जो 6 साल का कार्यकाल होता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को क्या करा जाता है तो हर 2 साल में 1/3 का जो है फिर से चुना जाता है। 1/3 सदस्य जो है फिर से चुने जाते हैं, क्योंकि 6 साल का एक कार्यकाल होता है तो हर बार क्या होता है, सब निकलते जाते हैं। तो हर 2 साल में 1/3 सदस्यों का फिर से चयन होता है। किसमें? सीनेट में, जो आपका ऊपरी सदन है अमेरिका का, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। सीनेट में क्या होता है तो 100 सदस्य होता है, इसको ऊपरी सदन कहा जाता है। हर एक सदस्य का 6 साल कार्यकाल होता है, और फिर 2 साल में, हर एक 2 साल में 1/3 जो सदस्य है उसको चुना जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रतिनिधि सभा, जो निचला सदन है। इसमें क्या होता है तो 435 सदस्य होते हैं, और क्या होता है तो इसका 2 साल तक कार्यकाल होता है, और इसको निचला सदन कहा जाता है। हम लोग को बात करना है सीनेट के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग को ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। आइए समझते हैं इसके आंसर को। जैसे जैसे हम लोग आंसर में आगे जाते जाएंगे उसी तरह से आपको और अच्छे से सब कुछ मालूम पड़ता जाएगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। आइए समझते हैं इसके आंसर को। ठीक है। लिखा है कि अमेरिकी सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। यह कथन अमेरिकी सीनेट की विशिष्ट संरचना, शक्तियों और कार्यों की ओर संकेत करता है। अमेरिका का जो कथन है, ये जो कथन है, इसका जो संकेत है वो किसके तरफ है तो विशिष्ट संरचना, जो सीनेट का विशिष्ट संरचना है, जो सीनेट का शक्ति है, जो सीनेट का कार्य है, उसके तरफ ये दिखाता है, बताता है। ठीक है, कि ये शक्तिशाली सदन है। आगे हम लोग समझेंगे कि अन्य लोकतांत्रिक देशों में द्विसदनीय व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अमेरिकी सीनेट को इसकी शक्तियों, स्वतंत्रता और प्रभाव के कारण विश्व का सबसे प्रभावशाली द्वितीय सदन माना जाता है। इसकी भूमिका केवल एक संतुलनकारी संस्था तक सीमित नहीं है, यह अमेरिकी राजनीति में निर्णायक शक्ति रखती है। ये जो अमेरिकी राजनीति उसमें निर्णायक शक्ति रखता है कौन तो सीनेट। सीनेट किस तरह से काम करता है किसी भी राजनीति में, राष्ट्रपति अमेरिका की राजनीति में, उसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका, किसको समझेंगे तो अमेरिकी सीनेट की संरचना को। अमेरिका की जो संरचना है, अमेरिका का जो सीनेट है उसकी जो संरचना है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है। पहला पॉइंट है कि संवैधानिक आधार। इसमें अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत सीनेट की स्थापना की गई है। यह अमेरिकी कांग्रेस का उच्च सदन है। कांग्रेस कौन है तो वहाँ का एक संस्था है अमेरिका का, जिसका दोनों सदन है। एक है आपका ऊपरी सदन जिसको कहा जाता है क्या तो सीनेट, और निचला सदन प्रतिनिधि सभा जिसको कहा जाता है निचला सदन। तो कांग्रेस का ही दोनों सदन है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सदस्यों की संख्या। प्रत्येक राज्य से 2 सेनेटर चुने जाते हैं, चाहे राज्य का आकार या जनसंख्या कुछ भी हो। कुल 100 सेनेटर होते हैं। ठीक है। सभी राज्य से क्या होता है तो 2 सेनेटर चुने जाते हैं, चाहे राज्य का संख्या कितना भी हो, राज्य चाहे कितना भी छोटा या फिर बड़ा हो, कोई मतलब नहीं, 2 सदस्य चुने जाएंगे। और जो चुने गए सदस्य होते हैं उसको सीनेटर कहा जाता है, और सीनेटर का जो संख्या है वो कितना होता है तो 100 सदस्य होते हैं। ठीक है। दोस्तों, अगर आप कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं तो कांग्रेस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तार से बता रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो भी आपका सिलेबस में है, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके बारे में आप वहाँ पर जान सकते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका कार्यकाल। इसका कार्यकाल कितना होता है, सीनेटर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, जिससे इसका सतत और स्थिर स्वरूप बना रहता है। जिससे क्या होता है तो इसका स्थिर स्वरूप बना रहता है। 6 साल का इनका कार्यकाल होता है, जिसके बाद हर 2 वर्ष में क्या होता है 1/3 सदस्य जो चुना जाता है। ये क्या है तो संरचना है। आगे हम लोग देख लेते हैं। चौथा जो इसका संरचना का पॉइंट है वो है चयन प्रक्रिया, किस तरह से इसको चुना जाता है। तो प्रारंभ में सीनेटर का चुनाव राज्य विधानसभाओं द्वारा किया जाता था। पहले जो है सीनेटर का जो चुनाव है वो राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता था, लेकिन 17वें संशोधन 1913 के बाद यह प्रत्यक्ष मतदान से होता है। अब क्या होता है, जिसको मतदान के द्वारा इसको चुना जाता है, लोगों के द्वारा इसको चुना जाता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे सीनेट को शक्तिशाली
बनाने वाले कारक, जो सीनेट है उसको शक्तिशाली बनाने वाले क्या क्या कारक हैं, किस कारण से जो सीनेट है वो इतना शक्तिशाली है, उसको हम लोग समझेंगे। पहला आपका विधान निर्माण में भूमिका, जो विधान है उसको निर्माण करने में सबसे पहले जो उसकी भूमिका है क्या है, तो अमेरिकी सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों को विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। अमेरिकी सीनेट या फिर जो प्रतिनिधि सभा दोनों को ही विधायी शक्तियाँ प्राप्त हुई, ठीक है। कोई भी बिल पास करना तो दोनों को इसमें शक्तियाँ प्राप्त है। दूसरा पॉइंट है किसी विधेयक को कानून बनने के लिए दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। निचला सदन और ऊपरी सदन, जो आपका प्रतिनिधि सभा या फिर जो आपका ऊपरी सदन है सीनेट, दोनों में इसको पारित होना जरूरी है, तभी जाकर कोई भी विधेयक जो है कानून बन सकता है। अगला पॉइंट है कि सीनेट कई बार विधेयकों में संशोधन कर सकती है या उन्हें रोक सकती है। सीनेट जो है कई बार क्या होता है, तो जो भी विधेयक है उसको संशोधन कर सकता है या फिर उसको रोक सकता है कुछ समय के लिए, ठीक है। कौन, तो ये सीनेट का काम है, सीनेट के पास इसकी शक्तियाँ होती है। दूसरा पॉइंट है आपका नियुक्ति और पुष्टि की शक्ति। इसमें क्या लिखना है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए उच्च अधिकारियों, न्यायाधीशों, कैबिनेट सदस्यों और राजदूतों की नियुक्ति सीनेट की सहमति के बिना संभव नहीं है। राष्ट्रपति के द्वारा, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बात किया है कि राष्ट्रपति का जो काम है, राष्ट्रपति के पास जो शक्तियाँ होती है वो न्यायाधीशों को, अधिकारियों को, या फिर जो कैबिनेट सदस्य या फिर जो राजदूत होते हैं जिसको दूसरे देश में स्थापित करना रहता है, उन सब की जो नियुक्ति वो राष्ट्रपति करता है। लेकिन वो तब तक कारगर नहीं है, तब तक वो मंजूरी नहीं होगा जब तक कि इसमें सीनेट का सहमति नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि नियुक्ति और पुष्टि की शक्ति किसके पास होता है, तो सीनेट के पास होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, यह सीनेट को कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण और प्रभाव का अधिकार देता है। कार्यपालिका कौन, जो कानून को लागू करता है, ठीक है। तो सीनेट जो है जो कानून लागू करता है उसके ऊपर नियंत्रण करता है, नियंत्रण रखता है। अगला पॉइंट इसमें है संधि की पुष्टि। संधि की पुष्टि हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जो सीनेट है उसकी शक्ति को, कौन कौन कारण से जो सीनेट है इतना शक्तिशाली है। तो तीसरा पॉइंट है संधि की पुष्टि। कोई भी टेरिटरी होती है जो संधि करता है किसी भी देश के साथ, है कोई भी तरह का संधि होता है, उसमें इसकी क्या पुष्टि होती है, किस तरह से इसका वैल्यू होता है, महत्व होता है। तो विदेशी देशों के साथ राष्ट्रपति द्वारा की गई किसी भी संधि को लागू करने के लिए सीनेट के 2/3 बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। किसी भी राष्ट्रपति अगर किसी भी देश के साथ सहमति लेता है या फिर नीति बनाता है या फिर किसी भी तरह का संबंध बनाता है, तो उसमें क्या होगा कि सीनेट का उसमें 1/2 जो है बहुमत जरूरी है, सीनेट का उसमें हस्ताक्षर जरूरी है, तभी जाके जो विदेश के साथ कोई भी नीति बनाया या फिर किसी भी नीति में संबंध बना रहा है तो उस तभी लागू होगा जब सीनेट का उसमें हस्ताक्षर रहेगा। इसमें अगला पॉइंट है कि यह सीनेट को विदेशी नीति में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। जो विदेशी नीति है उसमें सीनेट का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाना पड़ता है, भूमिका होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे महाभियोग प्रक्रिया। तो प्रतिनिधि सभा का महाभियोग के लिए आरोप तय करती है, लेकिन अंतिम निर्णय सीनेट करता है। जैसे कि महाभियोग लगाया जाता है किसी भी संघीय अधिकारी पर या फिर राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर, तो ये कैसे काम करता है, पहले जो प्रतिनिधि सभा है वो इस पर क्या करता है, तो आरोप तय करता है कि क्या इसने गलत किया था, और उसके बाद जो है फिर इस चीज़ को भेज दिया जाता है कहाँ पर, तो ऊपरी सदन में जो है सीनेट। तो सीनेट इस पर फैसला लेता है क्या करना है। अगला पॉइंट है कि सीनेट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य संघीय अधिकारियों को दोषी ठहरा सकता है, और जो सीनेट जो है वो फैसला कर सकता है कि ये दोषी है या फिर नहीं है। पांचवा पॉइंट है आपका असाधारण अधिकार। तो सीनेट आपातकालीन स्थितियों में विशेष शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त करने के लिए सीनेट का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। कोई भी अगर राष्ट्रपति है अमेरिका का जो क्या करता है, तो वीटो शक्ति का इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, लेकिन अगर जो आपका सीनेट है वो क्या कर सकता है, जो कांग्रेस है वो क्या कर सकता है, तो इसको 2/3 बहुमत के साथ इसको निरस्त कर सकता है, रद्द कर सकता है, ठीक है। वो फिर से कानून को पास कर सकता है। अगला पॉइंट है अवरोध शक्ति। तो सीनेटर को किसी भी विधेयक पर अनिश्चित काल तक बहस करने का अधिकार होता है। सीनेटर को किसी भी विधेयक पर अनिश्चित काल तक वो बहस कर सकता है, किसी भी मुद्दे पर वो लगातार बहस कर सकता है, उस बिल को पास होने नहीं दे सकता। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे कि यह शक्ति सीनेट को विधायी प्रक्रिया को रोकने या धीमा करने का प्रभावी साधन बनाती है। और ये जो प्रक्रिया है कि अनिश्चित काल तक इस पर बात किया जा सकता है कि ये बिल सही है या फिर गलत है, ये क्या है, तो एक प्रक्रिया है जिसको किसी भी विधायी प्रक्रिया को रोकने का या फिर धीमा करने का प्रभावी साधन बनाता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे सीनेट की विशेषताएं क्या है, सीनेट की क्या क्या विशेषताएं उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें समानता का सिद्धांत। तो सभी राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिधित्व मिलता है, चाहे उनकी जनसंख्या कितनी भी हो। यह संघीय ढांचे को मजबूत करता है। सीनेटर का जो संख्या है वो हर एक राज्य से 2 होता है, और ये एक समानता का प्रतीक है, समानता का सिद्धांत है। चाहे राज्य का संख्या कुछ भी हो, लेकिन वहाँ से सदस्य जो है 2 चुने जाएंगे। दूसरा पॉइंट है स्थिरता और अनुभव। तो लंबे कार्यकाल और हर 2 वर्ष में आंशिक चुनाव के कारण यह सततता और अनुभव का स्रोत बना रहता है। हर एक 2 साल में क्या होता है, तो चुनाव होता है, इससे क्या होता है, सततता बना रहता है।
तीसरा पॉइंट है राजनीतिक स्वतंत्रता। तो सीनेटर अक्सर प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की तुलना में स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। सीनेटर जो है वो प्रतिनिधि सभा के तुलना में स्वतंत्र निर्णय लेता है, क्योंकि वे छोटी अवधि के लिए जनमत के दबाव में नहीं रहते, क्योंकि वह जो छोटी अवधि है उसके लिए वो दबाव में नहीं रहता है। ठीक है, हम लोग आगे समझेंगे कि विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन ये क्यों है। ये जो अमेरिका का सीनेट है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन क्यों है। ठीक है, इसके लिए जो पहला कारक है या फिर पहला कारण है वो है प्रतिनिधि सभा से अधिक शक्तियाँ। जो निचला सदन है प्रतिनिधि सभा, उससे ज़्यादा शक्तियाँ इसको दिया गया। कैसे? तो अन्य देशों के द्विसदनीय संसदों में ऊपरी सदन जैसे ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास सीमित अधिकार होते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो लॉर्ड सभा है उसके पास शक्तियाँ जो कम है और ऊपरी सदन है, लेकिन यहाँ पर जो है ऊपरी सदन सीनेट उसके पास शक्तियाँ ज़्यादा है अपेक्षाकृत किसके, तो प्रतिनिधि सभा जो निचला सदन है। वही बात कर रहा है कि अन्य देशों के द्विसदनीय सदनों में संसदों में ऊपरी सदन जैसे कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास सीमित अधिकार होते हैं, लेकिन अमेरिकी सीनेट की शक्तियाँ निचले सदन प्रतिनिधि सभा के बराबर या कई मामलों में अधिक होता है। ठीक है, तो इन सब कारणों से जो अमेरिका का विश्व का सबसे जो शक्तिशाली द्वितीय सदन है वो कौन है, तो सीनेट है। दूसरा पॉइंट इसमें देखेंगे संयुक्त राष्ट्र जैसी भूमिका। तो सीनेट के पास विदेशी नीति और संधि की पुष्टि का अधिकार है, जो इसे वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका देता है। तीसरा पॉइंट है महाभियोग और नियुक्ति पर अधिकार। महाभियोग और नियुक्ति पर इसका अधिकार होता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका पर सीनेट का नियंत्रण इसे एक मजबूत संस्था बनाता है। जैसे कि जो कार्यपालिका होता है या फिर जो न्यायपालिका होता है, जो कानून को लागू करता है या फिर जो कानून का समीक्षा करता है, उस पर क्या होता है, तो सीनेट का नियंत्रण होता है। वो जब चाहे इन सब चीज़ों पर समीक्षा करके उनको सही या फिर गलत ठहरा सकता है। इसके बाद हम लोग आलोचना देख लेते हैं इसका, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो आपका 15 मार्क्स से पूछा जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि इतना काफ़ी नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं है, तो आप आलोचना भी लिख सकते हैं। आलोचना भी कोई गलत चीज़ नहीं, बहुत ही बेहतर तरीके से ये आंसर बन जाएगा अगर आप आलोचना भी साथ में लिख देते हैं। क्योंकि वर्णन करने का बात था तो आप आलोचना इसमें आराम से लिख सकते हैं। इसमें आलोचना का बात क्या है, तो असमान प्रतिनिधित्व। छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर प्रतिनिधित्व मिलता है जो समानता के सिद्धांत पर सवाल उठाता है। जैसे कि राज्य छोटा हो या फिर बड़ा हो, उसमें लोग जो संख्या है वो कम है या फिर ज़्यादा है, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रतिनिधित्व वहाँ से जो दो चुने जाते हैं। तो ये क्या है, तो असमानता प्रतिनिधित्व, जहाँ पर जो है जो समानता का सिद्धांत उस पर सवाल खड़ा करता है, ये एक आलोचना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, दूसरा आलोचना है वो अवरोधक शक्ति का दुरुपयोग। तो फिलिबस्टर का प्रयोग विधायी कार्यों में रुकावट डालने के लिए किया जा सकता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो लोकतांत्रिक सिद्धांत पर प्रभाव। सीनेट कभी कभी प्रतिनिधि सभा के निर्णय को बाधित कर देता है, जो इसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ बनाता है। सीनेट क्या करता है, कभी कभी जो आपका प्रतिनिधि सभा वहाँ से जो बिल पास होता है उसको, क्योंकि इसके पास अनिश्चित काल तक बहस करने का जो है हक होता है, तो इसको बाधित कर देता है। जो बिल पास किए जाते हैं प्रतिनिधि सभा से, तो उसको बाधित कर दिया जाता है। ठीक है, यह आलोचना है। उसके बाद हम लोग निष्कर्ष को देख लेते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन का आपका आंसर आराम से खत्म हो जाएगा और 15 मार्क्स में आपका कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। निष्कर्ष में आपको लिखना है कि अमेरिकी सीनेट शक्तियों, अधिकारों और स्थिरता के कारण विश्व का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली द्वितीय सदन माना जाता है। यह न केवल संघीय व्यवस्था का संरक्षक है, बल्कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो ये आपको निष्कर्ष में लिख देना है, सेम टू सेम जो भी आपने ऊपर पढ़ा था। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग भी तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।